नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पार्ट 5। इस सीरीज में पार्ट 1 to 4 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंसेज और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फी नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है, पर गुरु दक्षिणा के तौर पे आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1। The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 allows industries to release wastewater having a maximum BOD of up to A 80 milligram per liter, B 50 milligram per liter, C 30 milligram per liter या D 20 milligram per liter। तो सवाल है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 मतलब 1974 के तहत जो इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर रिलीज कर सकती हैं दूसरे वाटर बॉडीज में, उसका मैक्सिमम बीओडी कहां तक हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम बीओडी क्या हो सकता है? 80, 50, 30 या 20 मिलीग्राम पर लीटर। सही उत्तर है 30 मिलीग्राम पर लीटर। आंसर इज सी। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन लिक्विड के केस में सेम होता है। तो 30 मिलीग्राम पर लीटर लिखा हो या 30 पार्ट्स पर मिलियन 30 पीपीएम लिखा हो, इट्स द सेम थिंग। तो ये लिमिट याद रखिएगा। Question number 2. The permissible limit of arsenic in drinking water in microgram per liter in India is। अब माइक्रोग्राम पर लीटर में आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट इंडिया में क्या है? आर्सेनिक एक मेटालॉइड है और बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसलिए उसका परमिसिबल लिमिट मिलीग्राम में नहीं बल्कि और भी छोटे यूनिट माइक्रोग्राम पर लीटर में है। तो क्या है? 20 मिलीग्राम पर लीटर, 20 माइक्रोग्राम पर लीटर, 50 माइक्रोग्राम पर लीटर, 75 माइक्रोग्राम पर लीटर या 95 माइक्रोग्राम पर लीटर। सही उत्तर है बी, 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। और यहाँ जो मुझे दूसरा उत्तर मिला वो था ए, पर मैंने जब गूगल किया तो मुझे सही उत्तर मिला बी। और मैं एक बार आपको भी दिखा देती हूँ कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गिव्स द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर टू 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। 0.01 मिलीग्राम पर लीटर को जब माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। और 0.05 मिलीग्राम पर लीटर को जब हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एक्सेप्टेबल लिमिट वो होती है जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पानी को आप आराम से पी सकते हैं। और परमिसिबल लिमिट वो होती है जब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है और यही सोर्स ऑफ वाटर है, तो उसमें कहां तक आप झेल सकते हैं वो होती है परमिसिबल लिमिट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द यूज ऑफ anthropoid hazard chemicals like DDT causes reduction in fish population because chemical minimizes the effect of। anthropoid hazard chemicals क्या होते हैं? anthropoid होते हैं resembling humans। तो इंसान और जैसे चिंपैंजी हुआ, गोरिल्ला हुआ, ये सब जो एप्स होते हैं जो इंसान के जैसे होते हैं, तो इनको जो हैजर्ड क्रिएट करते हैं इनके लिए जो केमिकल, जैसे कि डीडीटी। अब डीडीटी ये एक एंथ्रोपोइड हैजर्ड केमिकल है और वो क्यों फिश पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है, मछली के पॉपुलेशन को क्यों कम कर देता है? बिकॉज द केमिकल मिनिमाइजेस द इफेक्ट ऑफ 1 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 2 बी टेस्टोस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन या डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही उत्तर है ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है और वो अ हार्मोन मेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सिर में होता है। In females, it acts on the ovaries to make follicles release their eggs and to make hormones to get the uterus ready for a fertilized egg to be implanted। तो जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है शरीर के अंदर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। In males, it acts on the testes to cause cells to grow and make testosterone। और मेल्स में वो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन की क्रिया को स्टिमुलेट करता है, तो वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और वो उसी पर एक्ट कर देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो या तो रिलीज नहीं होता या वो ठीक से काम नहीं करता है। तो उस चक्कर में जो है अडल्ट ठीक से ग्रो नहीं होते हैं, एग ठीक से बनता नहीं है और आगे के रिप्रोडक्शन जो होता है वो हो नहीं पाता है। क्वेश्चन 4। स्टील यूनिट जनरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स। स्टील यूनिट क्या होता है? जहां स्टील प्रोड्यूस हो। अब वो कौन सा एयर पोल्यूटेंट जनरेट करेगा? पर्टिकुलेट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लोराइड। बी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पर्टिकुलेट्स या स्मोक। नॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड मिस्ट।
सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, पार्टिकुलेट्स एंड स्मोक, ये सभी जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी स्टील जो यूनिट होता है, आयरन वहां इन्वॉल्व होता है, तो वहां गर्मी पैदा करने के लिए कोयला जलाया जाता है, और जब कोयला जलेगा तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स और पर्टिकुलेट और स्मोक, ये सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है आंसर, आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन डीप ओशंस द फेनोमेनन ऑफ इन्वर्टेड बायोमास ऑकर्स मेनली ड्यू टू। अब फेनोमेनन ऑफ इन्वर्टेड बायोमास क्या होता है, पहले हम उसको जानेंगे। Inverted biomass pyramid. In an aquatic ecosystem such as a lake or ocean, it is more common to observe an inverted pyramid of biomass. This means that the biomass of organisms at higher trophic level, that is predators, is lower than the biomass of organisms at the lower trophic levels. For example, primary producers और herbivores. तो इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड बायोमास होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉफिक लेवल पे है ओशंस में, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, वेल, शार्क हो सकती है, वेल हो सकती है, तो उनका बायोमास, टोटल बायोमास कम होता है। और जबकि लोअर ट्रॉफिक लेवल पर जो एल्गी वगैरह है या सी ग्रास है जिसपे कि हर्बीवोर्स फीड करते हैं, तो उनका बायोमास, टोटल बायोमास ज्यादा होता है। यही होता है इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। तो सवाल ये कह रहा है कि इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड ओशंस में, डीप ओशंस में क्यों देखा जाता है? ऑप्शंस है फास्ट ग्रोथ रेट एंड हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स, B, rapid turnover rate and short lifespan of producers, C, slow growth rate and high nutrient requirement of herbivores, या D, slow turnover and long lifespan of herbivores. अब choose from the codes below, A and C, A and D, B and C and C and D. इनमें से कौन सा सही है? तो सही है C और D. Slow growth rate, स्लो ग्रोथ रेट एंड हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है। इसके अलावा स्लो टर्नओवर एंड लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स जो है वो बहुत लंबा जीते हैं। तो इन कारणों की वजह से जो है इन्वर्टेड बायोमास फिनोमिनन एक्सपीरियंस करते हैं हम डीप ओशंस में। सही उत्तर है सी एंड डी, तो यहाँ आंसर होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। Which chlorine compound is used for disinfection of municipal water? कौन सा क्लोरीन कंपाउंड है जो म्यूनिसिपल वाटर के डिसइंफेक्शन में काम आता है? A, हाइपोक्लोराइड, B, कैल्शियम क्लोराइड, C, पोटेशियम परमैंगनेट, या D, मैग्नीशियम क्लोराइड। सही उत्तर है हाइपोक्लोराइड, और आंसर इज ए। हाइपोक्लोराइड क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जब ये पानी में मिलता है तो ये बनाता है Ca+, OCl- और Cl-, और जो OCl- है ये होता है हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगर आप मेरे आंसर से डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर डंपिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड? अब रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल होता है? ओशंस, सॉल्ट माइंस, डेजर्ट्स, या रिवर बेड्स? रिवर बेड्स का इस्तेमाल रेडियो एक्टिव वेस्ट के डंपिंग में कभी नहीं होता, क्योंकि रिवर बेड उतना गहरा नहीं होता है और उससे पोल्यूटेंट्स लीक कर जाएंगे तो इकोलॉजिकल हैजर्ड बहुत ज्यादा होगा, तो रिवर बेड्स नहीं। ओशंस में डंप किया जाता था, बॉक्स बना के, कंक्रीट के बॉक्स बना कर डीप ओशंस में डंप किया जाता था, पर उसके भी लीक होने की संभावना और ओशंस के पूरे पोल्यूट होने की संभावना है, इसलिए वो भी अब सिस्टम यूज नहीं किया जाता है। तो ओशंस में सही नहीं है और रिवर बेड्स में सही नहीं है। अब बचे दो, सॉल्ट माइंस और डेजर्ट्स। तो सही उत्तर है सॉल्ट माइंस, क्योंकि सॉल्ट माइंस की खासियत ये है कि अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट लीक भी हुआ तो वो सॉल्ट उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। आंसर इज बी। Question 8. Beyond what concentration of hydrogen sulfide in air acute danger to human life exists? 100 ppm, 300 ppm, 500 ppm या 700 ppm? तो acute life danger to human life मतलब कि तुरंत मौत हो जाएगी। सही उत्तर है 700 ppm। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ जो होता है वो 500 टू 700 ppm के लेवल में होता है, लेकिन 700 ppm के बाद अगर लेवल है और आप H2S के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसी क्षण आपकी मौत हो जाएगी। जबकि 500 टू 700 ppm का अगर लेवल है H2S का और आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपकी मौत होने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो आधे घंटे तक अगर आप इस कॉन्सेंट्रेशन के कांटेक्ट में 500 to 700 ppm, then you will die. But if you are in contact with H2S at a rate of 700 at a concentration of 700 ppm or more, then you will die instantly. So आंसर में आप 500 ppm भी लिख सकते थे, पर क्योंकि मुझे लगता है कि 700 ज्यादा सटीक है तो मैंने लिखा है। ये लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रिसर्च करके इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट TLV ऑफ DDT इन माइक्रोग्राम पर लीटर इन पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इज। अगेन DDT बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, इसलिए उसका जो परमिसिबल लिमिट है वो मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम पर लीटर में है।
तो पब्लिक वाटर ड्रिंकिंग सिस्टम में उसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट माइक्रोग्राम पर लीटर में क्या होगा? 21050, मतलब 1050, 42 से 332। सही उत्तर है 42। आंसर इज सी। और टीएलवी जो होता है स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। कभी कभी फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, तो टीएलवी का होगा थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। आंसर इज 42। आंसर इज सी। ठीक है, सी आंसर है। आंसर इज सी। ठीक है, अब आते हैं आखिरी सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, the occupier of the factory appoints a welfare officer in his establishment where the number of workers employed are 400 or more, 300 or more, 250 or more, or 500 or more। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत जो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री है, जैसे कि मेरा फैक्ट्री है, मैं ओनर हूँ फैक्ट्री की, तो अगर मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या इससे ज्यादा है तो मुझे एक वेलफेयर ऑफिसर या लेबर ऑफिसर रखना होगा। तो वो संख्या क्या है? 400, 300 या 250 या 500? सही उत्तर है 500। अगर मेरी एक फैक्ट्री है और उसमें 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो मुझे एक वेलफेयर ऑफिसर या फिर लेबर ऑफिसर, जो भी लेबर वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, वो अपॉइंट करना होगा। आंसर इज डी। आज के लिए इतना ही। और इस हफ्ते जरूर मेरे चैनल को हर रोज देखिएगा, क्योंकि मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ 20 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट आर यूजफुल फॉर दिस एग्जाम। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। तो मैं ऐसे 20 तरह के न्यूमेरिकल्स लाने वाली हूँ इसी हफ्ते, जो कि पहले इस तरह के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और इस एग्जाम में भी उसके आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, वहां आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलेंगे। एनवायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स, एनवायरमेंटल साइंस के शॉर्ट वीडियोस, एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर जानकारी के लिए इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. All the best for your exam.